हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी बायोलॉजी विषय के अंदर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई यूनिट चल रही थी और इसके अंदर हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया है, पिछली वीडियोज़ में हमने आपको बताया कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिकाओं के आकार आकृति किस प्रकार की हो सकती है, कोशिका की खोज से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताई है। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आपको समझना है, बायोलॉजी को समझना है, तो मैं समझता हूं कि मैं जिस प्रकार से आपको एक एक वीडियो क्रमबद्ध तरीके से हम आपके लिए बना रहे हैं, आप उन्हें देखिए। आपको केवल वीडियो देखना है और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें देनी है। साथ ही साथ मैं ये और कहना चाहूँगा कि जो आपके सीनियर्स हैं, 12th क्लास में हैं, उनसे आप संपर्क करें और ये मालूम करें कि आपकी क्लास कैसी चल रही है। जो ऑनलाइन में हम लगातार उनको जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे या जितनी भी तमाम सब्जेक्ट की हमने वीडियो डाली है उनको आप नहीं देखेंगे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज का, बल्कि यहाँ आपको फ़ायदा है कि आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी भी जो स्टूडेंट अपनी नींद से नहीं जागे हैं तो वो बहुत लेट हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, आप तुरंत अपने जो है चैनल से लिंक करके तुरंत अपना जो है वीडियो देखना शुरू कीजिए और इसका लाभ उठाइए। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि कोशिकाओं के प्रकार में हमने पहले प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी थी, फिर यूकैरियोटिक सेल बताया आपको। यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार की हो सकती हैं, एक एनिमल सेल और दूसरी प्लांट सेल यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका। पिछली वीडियो में हमने जंतु कोशिका के बारे में आपको पूरा बता दिया था कि उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या भाग होते हैं और ये आपने भली भांति समझ लिया होगा। और आगे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं, जैसा यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, पादप कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो आखिर प्लांट सेल क्या होती है, आज आपके माइंड के अंदर जितनी भी जो क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। सारा जो है एकदम यानी समझ में आने लगेगा कि आखिर वास्तव में जंतु कोशिका और पादप कोशिका की संरचना में क्या अंतर होता है। हालांकि आगे की वीडियो में हम अंतर को अलग से लेंगे, लेकिन जब पहले किसी चीज को जब तक अपन समझेंगे नहीं तब तक उसके अंतर के बारे में नहीं बता सकते। जब मैं आपको दोनों कोशिकाओं के स्ट्रक्चर बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, तब आप खुद ही उसमें अंतर बताएंगे, तब आप स्वयं ही हल कर पाएंगे। तो यही होता है तरीका। तो आज देखते हैं हम पादप कोशिका की संरचना। तो देखिए, जैसा हमने यहाँ डायग्राम बनाया है, ये प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है और प्लांट सेल की आकृति जरूरी नहीं है इसी प्रकार की हो। प्लांट सेल की आकृति की बात करें तो ये देखिए, इस तरह से आयताकार भी हो सकती है, इस तरह से वर्गाकार भी हो सकती है, षटकोणीय भी हो सकती है। जैसा हमने आगे पढ़ेंगे हम ऊतकों के अंदर भी, ये प्लांट सेल है, राइट। इसके अलावा और कई आकृति में प्लांट सेल मिल सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जो देखते हैं वो इसी प्रकार की पादप कोशिकाएं होती हैं। तो
सबसे पहले हम बात करें कि जो पादप कोशिका है उसके बाहर की तरफ, तो यहाँ अभी इसका हमने लेबलिंग नहीं किया है, तो लेबल एक एक करके करेंगे और उसके बाद में हम उनको समझते जाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले ये जो ब्लैक लाइन से हमने लिखा है, एक बार लेबलिंग कर देते हैं सारी। ये है मध्य पटलिका, मध्य पटलिका जिसको मिडिल लेमेला कहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं सबसे बाहर की तरफ जो मोटा आवरण है वो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। अंदर की ओर आपको रेड रंग से नजर आ रही है, ये कहलाती है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सबसे अंदर की ओर होती है और इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है ये कहलाता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म। यहां आप देख रहे हैं एक बड़ी सी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये क्या कहलाती है? केंद्रक। और केंद्रक के बाहर की तरफ जो आवरण होता है वो कहलाता है केंद्रक आवरण। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक में जो द्रव भरा हुआ है उसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक में बीच में एक मोटी संरचना नजर आती है गोलाकार, इसे क्या कहेंगे? केंद्रिक, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन जाल जो कि धागे नुमा दिखाई देता है, तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर हमने दिखाई है दैट इज केंद्रक। और हमने आपसे एक बात कही थी कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है, ये कौन सी कोशिका है? ये यूकैरियोटिक सेल है, ध्यान रखना, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल यानी एक विकसित केंद्रक वाली कोशिका। तो यहां पर केंद्रक जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक को केंद्रकाभ कहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहां पर एक बड़ा सा कोशिकांग नजर आ रहा है। हालांकि ये कई होते हैं जो कि पादप कोशिका में काफी बड़े आकार के दिखाई देते हैं, दैट इज हरित लवक, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। स्फीरोसोम। इसके अलावा आप यहां देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहां देखते हैं हम सूक्ष्म नलिकाएं,
ये बड़ी सी जो मोटी संरचना नजर आ रही है ये कहलाती है रिक्तिका। ये एक बड़ा अंतर होता है कि जंतु कोशिका में रिक्तिका नजर नहीं आती है। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिक्तिका के अंदर जो भरा होता है उसे हम कोशिका रस कहते हैं, कोशिका रस, सेल सेप, सेल सेप। यहां आप देख रहे हैं ये गोल्जी काय है, गोल्जी काय, जिसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो खुरदरी भी होगी निश्चित रूप से। तो यहां आप देख रहे हैं ये खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है। जिसको हम दानेदार भी कह देते हैं। और जो दाने हैं वो किसके होते हैं, वो राइबोसोम के होते हैं। हम जानते हैं राइबोसोम के दाने होते हैं और ये दाने पूरी कोशिका में होते हैं। ठीक है, यहां भी दिख रहे हैं और यहां भी आप देख रहे हैं ये जो है, ये दाने जो दिख रहे हैं ये राइबोसोम के कण हैं, राइट, जिनसे प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम कण, यहां 70 और 80 दोनों ही प्रकार के राइबोसोम कण उपस्थित होते हैं। तो यहां लगभग हमने जो पादप कोशिका में नामांकन जो है वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं। हालांकि और भी बहुत सारे नामांकन हो सकते हैं, लेकिन चूंकि बोर्ड के अंदर पूरा भर चुका है तो मैं समझता हूं पर्याप्त है और ज़्यादा हमें लिखने की आवश्यकता नहीं। अब बात करते हैं, देखिए पादप कोशिका जो है उसमें सबसे बाहर की तरफ हम देखते हैं तो मध्य पटलिका होती है। आगे हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे पूरा डिटेल से कि कोशिका भित्ति की बनावट क्या है, मध्य पटलिका क्या होती है और कोशिका झिल्ली किस प्रकार से बनी है, उसके कौन कौन से मॉडल हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे। तो यहां आप देखिए ये ब्लैक रंग से जो पट्टी बनाई है ये वास्तव में मध्य पटलिका होती है, जिसे मिडिल लैमेला कहते हैं। और ये मध्य पटलिका जो होती है इसके ऊपर ये कोशिका भित्ति होती है। ये क्या होती है, सेल वॉल। ये मध्य पटलिका है, इसके ऊपर ये कोशिका भित्ति जमा हो जाती है और रेड कलर की जो अंदर की तरफ हमने दिखाई है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति। तो आप यहां पर इसकी पोजीशन को समझ सकते हैं कि सबसे बीच में जो आपको एक ब्लैक रंग की रेखा नजर आ रही है ये वास्तव में मध्य पटलिका होती है। और मध्य पटलिका दो कोशिकाओं की साझा पट्टी होती है, ध्यान रखना। जैसे दो व्यक्तियों के खेत होते हैं, अब आप जैसे यहाँ ये कोशिका बना रहे हैं, दूसरी कोशिका ये है, तो यहाँ बीच में ये साझा पट्टी होती है और जबकि अपनी अपनी कोशिकाओं की बाउंड्री यानी सेल वॉल अलग होती है। इस कोशिका की कोशिका भित्ति ये है, इस कोशिका की कोशिका भित्ति ये है, ये C1 है, ये C2 है। समझ में आ गया? तो बीच में क्या है, ये साझा पट्टी है और ये साझा पट्टी कहलाती है मिडिल लैमेला या मध्य पटलिका। बात समझ में आ गई? मध्य पटलिका जो होती है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेड से बनती है। जब कोशिका विभाजन होता है पादप कोशिका में
तो हम पढ़ते हैं इसमें मध्य पटलिका बनती है। तो मध्य पटलिका कैसे बनती है? पहले तो केंद्रक का विभाजन हो जाता है, राइट, और फिर इसके बाद कैल्शियम के कण और मैग्नीशियम के कण यहाँ जमा होना लगते हैं, और ये जो है बीच में साझा पट्टी बन जाती है जिसे मध्य पटलिका कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ इस कोशिका की कोशिका भित्ति बनती है और यहाँ इस कोशिका की कोशिका भित्ति बनती है। तो मैं समझता हूं कि अब आपको समझ में आ गया किस प्रकार मध्य पटलिका साझा पट्टी होती है दो सेल्स के मध्य। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति जो होती है पादपों के अंदर वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति मोटा कठोर आवरण है। ये वो संरचना है जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से भिन्न करती है, क्योंकि किसी भी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ध्यान रखना, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, और ये वो कठोर आवरण है जो कोशिका भित्ति के चारों ओर उसको पैक करता है। अब आप सोचिए हमारे जो टिश्यू हैं ये जंतु कोशिका से बने तो ये सॉफ्ट है क्योंकि इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो ये बड़ा अंतर होता है जब हम जंतु और पादप कोशिका में डिफरेंस करेंगे। तो एक एक को ध्यान से समझते जाइए, जब मैं आपसे डिफरेंस करूंगा तब आप बताएंगे कि ये कौन कौन से अंतर है। यहीं से आपको जितने भी अंतर होंगे वो सब यहीं से क्लियर होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। सबसे अंदर वाली झिल्ली मैंने बताया आपको जो रेड कलर से दिखाई है, देखिए सबसे अंदर वाली जो झिल्ली नजर आ रही है वो कहलाती है कोशिका झिल्ली, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वसा और प्रोटीन की बनी होती है। इसके बहुत सारे मॉडल्स बताए हैं वैज्ञानिकों ने, कैसी बनी हुई है, इसकी बनावट के जो मॉडल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे, जो अगला टॉपिक होगा हमारा जहां से क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोशिका के अंदर एक द्रव भरा हुआ है, पूरा लिक्विड भरा हुआ है जिसमें बहुत सारे कोशिकांग मौजूद हैं। तो ये जो लिक्विड है इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो उसके अंदर बहुत सारे तेल की बूंदें होती हैं, जो है खाद्य पदार्थ होते हैं, और यहाँ पर प्रोटीन भी मौजूद होता है, सभी चीजें यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न कोशिकांग यहाँ पर डूबे रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसमें एक बड़ा जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑर्गन गोलाकार जो कि केंद्रक होता है। चूंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, मैंने कहा यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार की हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो ये प्लांट सेल है तो यूकैरियोटिक अर्थात केंद्रक सुविकसित, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक सुविकसित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक आदिम होता है अर्थात उसमें केंद्रक के आवरण नहीं होता। यहाँ आप देखिए पूरा डेवलप है, केंद्रक के चारों ओर आवरण है, ये देखिए केंद्रक के चारों ओर दोहरा आवरण है। यहाँ मैं और अगर नामांकन करूं तो बाह्य आवरण, ये आंतरिक आवरण, बीच में गैप नजर आ रहा है जिसे हम परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। ये केंद्रक के स्ट्रक्चर में अलग से बताएंगे, अलग वीडियो बनेगा। पूरी साइटोलॉजी जो आप बीएससी में जाके पढ़ेंगे वो यहाँ पे मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा, इसलिए ध्यान से वीडियो देखते रहिए। आगे देखिए यहाँ पर बाह्य आवरण, आंतरिक आवरण और बीच में क्या आ गया, बीच में परिकेंद्रकीय अवकाश। तो ये पूरा जो है, साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ बीच में आपको छिद्र नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं केंद्रक छिद्र। ये क्या कहलाते हैं? केंद्रक छिद्र कहलाते हैं, केंद्रक छिद्र कहलाते हैं, न्यूक्लियोपोर्स। तो यहाँ पर एक केंद्रक जो होता है उसमें छिद्र होते हैं, क्योंकि बाहर का जो कोशिका द्रव है उसमें और क्रोमेटिन जाल जो है उसमें आदान प्रदान होता है, तो वो केंद्रक छिद्रों के द्वारा होता है, न्यूक्लियोपोर्स के द्वारा होता है। इसके अलावा केंद्रक के अंदर आप देख रहे हैं, अंदर जो है केंद्रक द्रव भरा हुआ है, जैसे कोशिका द्रव होता है कोशिका में, ऐसे केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। केंद्रक द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा आप नीले रंग से एक बड़ा गोला देख रहे हैं जिसे केंद्रक का केंद्रक भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है केंद्रिका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस।
तो ये केंद्रिक जो है, केंद्रिक या केंद्रिका, ये गुणसूत्रों से जुड़ी हुई एक संरचना है गोलाकार, और यहीं से क्रोमेटिन जाल जो कि आगे चलकर क्या है, गुणसूत्रों का निर्माण करता है कोशिका विभाजन के समय। और क्रोमेटिन जाल में क्या होता है, डीएनए होता है जो कि आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ। तो ये हम जानते हैं, आनुवंशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के द्वारा जो है लक्षणों को ले जाता है, और इसमें जीन भी होते हैं जिनको हम डीएनए के द्वारा बताएंगे, न्यूक्लियोटाइड की इकाई होती है। तो वो सारा हम आगे पूरी साइटोलॉजी में क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो ये पूरा जो नामकरण लिखा हुआ है ये केंद्रक के बारे में है, जो कि विकसित प्रकार का केंद्रक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए आपको एक बड़ा सा नीले रंग का स्ट्रक्चर, वैसे तो ग्रीन रंग का होता है ये, पर यहाँ मार्कर हमारे पास ब्लू रंग का है इसलिए हमने ब्लू से दिखा दिया। ये वास्तव में हरे रंग की संरचनाएं, ये देखिए ये हरे रंग की संरचनाएं होती हैं और ये हरित लवक कहलाते हैं। ये एक बड़ा अंतर है। दूसरा बड़ा अंतर कोशिका भित्ति के बाद जो बताएगा कि केवल ये जो संरचना है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और ये हरे रंग के जो लवक होते हैं दोहरी झिल्ली से परिबद्ध हैं। इसमें ग्रेना और स्ट्रोमा होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, और वहाँ पर भोजन का निर्माण होता है, यानी ग्लूकोज बनाया जाता है, उसको फिर स्टार्च में बदला जाता है, संचित किया जाता है। यानी ये वो कोशिकांग है जो प्लांट सेल को यानी ऑटोट्रोप्स यानी स्वपोषी बनाता है। तो पौधे के अंदर प्रकाश को ग्रहण करने की जो क्षमता अगर है तो वो हरित लवक के अंदर होती है। ये ही वो जीव हैं प्रकृति के जो सूर्य की एनर्जी को अपने अंदर संचित करते हैं, और इन्हीं से हमारे अंदर यानी जो दूसरे प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता उनके अंदर जाती है। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण को भी हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ आप देख रहे हैं गोलाकार जो संरचनाएं दिख रही हैं ये स्पिरोसोम कहलाती हैं, वसा कणिकाएं होती हैं बड़ी। यहाँ आप देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया करता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में इसकी जगह मीजोसोम होता है। ये हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया कई हो सकते हैं एक कोशिका के अंदर, ये डिपेंड करेगा कोशिका क्या काम करती है। अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग तरह की सेल होती हैं। जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज्यादा पावर होती है। जो ज्यादा कार्य करने वाली सेल है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। आगे चलिए, अब देखिए यहां से हम चलते हैं कि ये राइबोसोम के कण होते हैं, और राइबोसोम कण यहाँ भी आप देख सकते हैं जो हमारी अंतःप्रदव जालिका होती है उसके ऊपर भी होते हैं, इसलिए ये खुरदरी अंतःप्रदव जालिका होती है। जिस पर राइबोसोम कण नहीं होते हैं वो चिकनी अंतःप्रदव जालिका होती है। चिकनी अंतःप्रदव जालिका वसा संचय करती है, जबकि खुरदरी अंतःप्रदव जालिका राइबोसोम की उपस्थिति के कारण प्रोटीन निर्माण में मदद करती है। चूंकि राइबोसोम कण ही प्रोटीन निर्माण करते हैं और इन्हें हम प्रोटीन निर्माण के कारखाने कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ देखिए छोटे छोटे सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। ये नलिकाएं पूरी सेल्स के अंदर फैली होती हैं। इसके अलावा आप बड़ी जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है यहाँ आप देख रहे हैं ये कहलाती है रिक्तिका। तो रिक्तिकाएं, बड़ी रिक्तिकाएं अगर दिख रही हैं तो समझ जाइए वो प्लांट सेल है। बड़ी रिक्तिकाएं अगर आपको दिख रही हैं केंद्रक के अलावा तो आप समझ लीजिए प्लांट सेल है। एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स।
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका के अंदर क्या भरा होता है? द्रव कोशिका रस भरा होता है, जिसको शेल सेप कहते हैं। और याद रखना कि जो रिक्तिका होती है उसमें विभिन्न प्रकार के जो सेल सेप के अंदर पदार्थ होते हैं, ये डिपेंड करेगा कि कोशिका कैसे कार्य के लिए निर्धारित कर रही है, कौन सा कार्य कर रही है। यहाँ आप देख रहे हैं ये थैलेनुमा जो स्ट्रक्चर पट्टिकाओं से बनी हुई है, ये गोल्जी काय कहलाती है। इसके अलावा लाइसोसोम भी होते हैं, आप देख रहे हैं ये लाइसोसोम की पुटिकाएं होती हैं, ये लाइसोसोम है। तो यहाँ एक विकसित प्रकार की जो पादप कोशिका है उसमें सभी प्रकार के ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं। जंतु कोशिका के अलग जो भिन्नता है वो हरित लवक की उपस्थिति है, रिक्तिका की उपस्थिति, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों के अंदर पाई जाती है, दोनों सेल्स के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ जो मोटे रूप से जो डिफरेंस है वो भी आप यहाँ देख रहे हैं, जो अगली वीडियो में हमारे काम में आएंगे। तो पादप कोशिका की संरचना को जब भी आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, चाहे यहाँ पूछा जाए, चाहे आप बड़ी क्लासेज में या बीएससी में, तो आप ये वाला डायग्राम बना दें। एक डायग्राम को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बना के देखिए डायग्राम को, जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे, स्केच नहीं बनाएंगे, तब तक आपको डायग्राम समझ में नहीं आएगा। पढ़ने से नहीं आएगा डायग्राम, आपको बनाने से, हाथ से बनाना पड़ेगा, राइट। तो आज का वीडियो इतना ही। अब लेते हैं क्वेश्चंस। तो तैयार हो जाइए आज के वीडियो के पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अभी आपको बताया था, यहां से आपको आंसर मिलेगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रक का केंद्रक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ध्यान से समझना क्वेश्चंस, आंसर यही मिलेंगे वीडियो में। केंद्रक का केंद्रक किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस अंग में होती है? यानी अंग का मतलब यहाँ कोशिकांग से है। कोशिकांग यानी कौन सा कोशिकांग है इसके अंदर जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? एक बार क्वेश्चन फिर समझ लीजिए। कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है? पदार्थ का नाम बताना है। केंद्रक का केंद्रक किसे कहते हैं? उसका नाम बताना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? आपके आंसर जब वीडियो देखोगे नीचे कमेंट्स में आप टाइप कर दीजिए। तुरंत जो स्टूडेंट जल्दी आंसर देंगे वो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।